जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का प्रैक्टिस सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, लक्षण, नाभिक, वंश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो सही उत्तर वंश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है, सभी को ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? आपको बताना है। Mg दिया हुआ है, Cl है, Al है, Na है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो क्लोरीन इसका सही उत्तर है, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो थैलोफाइटा इसका राइट आंसर है। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा हो जाएगा, ध्यान रखना है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं सबका रिवीजन करवा दिया जाएगा बहुत कम समय में। तो यहाँ से आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगला है, भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? मुंगेर, सारण, पटना या फिर दरभंगा। तो जब बात करेंगे भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो मुंगेर में हुआ था। कहां पर? तो नंदलाल बसु का जो जन्म हुआ था ये मुंगेर में हुआ था, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? लाल रक्त कोशिकाएं, रक्त विभाणु, श्वेत रक्त कोशिकाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सैनिकों से किसकी तुलना की जाती है? तो जिसको आप WBC बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्या? तो व्हाइट ब्लड कार्बोसिल जो हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं इसका सही उत्तर है। दोस्तों, इसी प्रकार की प्रश्न आपके एग्जाम में बनना निश्चित है, तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है, पूरे ध्यान से कि प्रश्न को रट लेना है। अगला प्रश्न है, प्रकर्णित प्रकाश का रंग प्रकर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। सूक्ष्म कण मुख्य रूप से किस रंग का प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं? हरा, लाल, नीला या फिर पीला। तो राइट आंसर नीला हो जाएगा। क्या? तो नीला इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकर्णित प्रकाश का रंग प्रकर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। सूक्ष्म कण मुख्य रूप से किस रंग का प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं? तो नीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हवा में ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? बताना है आपको। हवा में ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? लंबी, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ या फिर इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करेंगे जब, तो ध्वनि तरंगे जो होती है ये अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे जो होती है ये अनुदैर्ध्य होती है। बात कर ले प्रकाश की, तो प्रकाश तरंगे जो होती है ये अनुप्रस्थ होती है। यहाँ पर ध्वनि तरंगे पूछा गया है तो अनुदैर्ध्य हो जाएंगी, जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में निम्न में से किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती, अवदाब, दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में निम्न में से किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो पश्चिमी विक्षोभ इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अगर आप डेली प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, तो हम आपको डेली एक प्रैक्टिस जीके जीएस का जरूर करवाएंगे। यहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? आपको बताना है। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? गोदावरी, मुहाना, पुलकित झील, चिल्का झील, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब बात करेंगे श्रीहरिकोटा द्वीप की तो राइट आंसर हो जाएगा पुलिकट झील। क्या?
तो श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है, तो राइट आंसर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या, तो पुलिकट झील हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। चिल्का झील की बात करें तो ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो कौन था, अबुल कलाम आजाद। कौन, तो अबुल कलाम आजाद इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो अबुल कलाम आजाद इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, दामोदर चापेकर, वीडी सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी या फिर लाला हरदयाल। तो जब बात करेंगे 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत जो हो जाएगा, तो वीडी सावरकर संस्थापक थे। किसके, तो अभिनव भारत के जो संस्थापक थे ये वीडी सावरकर थे। बात करें लाला हरदयाल की, तो आपको बताना है लाला हरदयाल ने किसके संस्थापक है, लाला हरदयाल कमेंट करके बताना है, प्रश्न पूछा जाता है तो जरूर ध्यान रखना है। गदर पार्टी हम बता देते हैं, गदर पार्टी की जो स्थापना की है लाला हरदयाल ने, कब, तो 1913 में। कब, तो 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने गदर पार्टी की स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई, डलहौजी, कार्नवालिस, बैटिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई, तो बात करेंगे तो कार्नवालिस कौन हो जाएंगे, तो भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान प्रारंभ हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्नवालिस था। कौन, तो कार्नवालिस था, जरूर ध्यान रखें, सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, विलियम हाकिंस, मनुची, इब्न बतूता, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहां पर बात की गई है शाहजहां के शासनकाल में, तो शाहजहां के शासनकाल में मनुची आया था। कौन, तो शाहजहां के शासनकाल में मनुची आया था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है, महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियां, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है, तो यहाँ पर नहीं आपको पूरे ध्यान से देखना है, क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियां। क्या, तो तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियां इसका राइट आंसर है। अगला है, लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं, लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं, म्यांमार, चीन, जापान या फिर इंग्लैंड। आपको बताना है लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं, तो म्यांमार को कहते हैं। किसे, तो लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा म्यांमार को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, विलियम मैटिंग ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, शाह आलम द्वितीय ने। तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने। किसने, तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने, ध्यान रखिएगा, तो राइट आंसर अकबर द्वितीय ने यहां पर हो जाएगा। अगला है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, मृदा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, परिस्थितिकी या फिर भूमि विज्ञान। तो मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, आपको बताना है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, तो मृदा विज्ञान कहलाता है। क्या, तो मृदा से संबंधित विज्ञान मृदा विज्ञान कहेंगे। आसान प्रश्न है तो गलत नहीं करेंगे। अगला है, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ दो फसलें उगाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, धौलावीरा, कालीबंगा, रोजड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों के उगाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कहां से, तो कालीबंगा से प्राप्त होता है, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में मुंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन है, डी के कर्वे, दादा भाई नौरोजी, वी एम मालाबारी या फिर इनमें से अधिक। तो प्रश्न है, 1916 ईस्वी में मुंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे किस महान शक्ति कौन है, तो डी के कर्वे के द्वारा। किसके द्वारा, तो डी के कर्वे के द्वारा, जरूर ध्यान रखें। अगला है, क्वेश्चन नंबर 20 है, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था, पुरंदर, जिंजी, चाकन या फिर रायगढ़। तो शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था, तो पुरंदर की संधि। किसके द्वारा,
तो पुरंदर की संधि आपसे पूछा जाता है पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो कमेंट करके इसका राइट आंसर आपको बताना है कि पुरंदर की संधि हुई कब थी। अगला है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? कोरोमंडल, वयाना, लाहौर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर वयाना हो जाएगा क्या? तो मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो वयाना हो जाएगा क्या? तो सेकंड ऑप्शन राइट है। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो वयाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन थे? संग्राम सिंह हेमू, पेशवा बाजीराव या फिर वीर छत्रसाल? तो बताना है आपको, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो राइट आंसर इसका हेमू हो जाएगा क्या? तो मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा हेमू था। कौन था? तो हेमू था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बॉम्बे हाई किसके लिए विख्यात है? कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम या फिर सोडियम? तो पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? तो बॉम्बे आई जो है ये पेट्रोलियम के लिए विख्यात है। किसके लिए? तो पेट्रोलियम के लिए विख्यात है, ध्यान रखिएगा। बॉम्बे आई किसके लिए विख्यात है? तो पेट्रोलियम के लिए। 24 है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? आपको बताना है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात जब करेंगे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत की, तो ये कोपरनिकस की देन है। किसकी? तो कोपरनिकस की देन है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, संविधान की उद्देशिका में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए। किस अनुच्छेद में है? तो 36 से 51 में है, ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार की बात करेंगे तो 12 से 35 तक है मूल अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, नीति निर्देशक तत्व की जब बात करेंगे तो 36 से 51 है। कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। 26 है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? जिंक, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर लोहा? तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा क्या? तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्यूमिनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 30 वर्ष। कितना? तो 30 वर्ष हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। लोकसभा के लिए 25 वर्ष ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, तो गलती नहीं करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान में भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया है? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो विधियों के समान संरक्षण जो है ये अमेरिका से। कहां से? तो अमेरिका से अपनाया गया है। 29 है, भू प्रॉपर्टी की संरचना में अवरक की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4, 24%, 12% या फिर 20%? तो बताना है भू प्रॉपर्टी की संरचना में अवरक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है, 29 का जो सही उत्तर है ये 4 हो जाएगा। कितना? तो 4% राइट आंसर है। भू प्रॉपर्टी की संरचना में अवरक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो इब्राहिम लोदी, हेमू, जयचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। कौन था सामने? तो इब्राहिम लोदी था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी दादरा एवं नागर हवेली से होकर बहती है? दमन, गंगा, ताप्ती, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र? तो निम्न में से कौन सी नदी दादर एवं नागर हवेली से होकर बहती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो दमन गंगा। क्या? तो दमन गंगा इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे गर्म जिला निम्न में से कौन सा है? बिहार का सबसे गर्म जिला निम्न में से कौन सा है? पटना, गया, रोहतास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर गया हो जाएगा। क्या? तो बिहार का सबसे गर्म जिला निम्न में से कौन सा है? तो गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है,
जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? पूर्णिया, मधुबनी, समस्तीपुर या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताना है जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला जो हो जाएगा ये पूर्णिया हो जाएगा। क्या? तो जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित है? 16, 32, 40 या फिर 88? तो बिहार से लोकसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित है? तो 40 सीटें निर्धारित है। कितनी? तो 40 सीटें निर्धारित है बिहार से लोकसभा के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था? 1920, 1934, 1935 या फिर 1940 में? तो जो भूकंप 1934 में आया था सबसे ज्यादा विनाशकारी था। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था? तो 1934 का था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? उद्योग से, व्यापार से, कृषि से या फिर सेवा से? तो प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि से है। किससे है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। किसमें? तो प्राथमिक क्षेत्र की जब बात करेंगे तो कृषि हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, उद्योग द्वितीय में हो जाएगा, सेवा जो है तृतीय में हो जाएगा। ध्यान रखिए, तृतीय क्षेत्र में क्या आता? तो सेवा उद्योग जो होता है ये द्वितीय क्षेत्र में आता। ध्यान रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे तो कृषि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो अभी हमने आपको बताया है कनाडा, यूएसए, आयरलैंड या फिर इंग्लैंड। तो नीति निर्देशक तत्व का जो अवधारणा है ये आयरलैंड से। कहां से? तो आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? संपत्ति, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। क्या? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद? तो मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से। किससे? तो अथर्ववेद से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सर विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? 1884 में, 1784 में, 1748 में या फिर 1890 में? तो सर विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी कब? तो 1784 में। कब? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जॉन्स के द्वारा 1784 में की गई। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका राजस्थान। क्या? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है? तो बिहार में है। सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, और जिन्होंने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है लाइक जरूर कर दें, क्योंकि एक एक प्रश्न को कलेक्ट करने में जो एग्जाम में पूछा गया बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं आपको सेशन कैसा लगा। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकड़ी जल पट्टी को क्या कहते हैं? खाड़ी, जलडमरू, मध्य प्रायद्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा जल डमरू मध्य। क्या? तो जल डमरू मध्य दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकड़ी जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो जल डमरू मध्य कहेंगे। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? वर्नियर पैमाना, रिएक्टर पैमाना, बुफोर्ड पैमाना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भूकंप की तीव्रता मापने को पैमाने को क्या कहेंगे? तो रिएक्टर पैमाना कहेंगे। ध्यान रखिएगा, सेकंड ऑप्शन राइट है। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहेंगे? तो रिएक्टर पैमाना कहेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? राज्यसभा, लोकसभा, पंचायती राज संस्थाएं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत ने महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। किसमें? तो पंचायती राज संस्था है जो इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिए, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है,
सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? प्रेमचंद, कालिदास, सूरदास या फिर तुलसीदास? तो सुप्रसिद्ध जो मेघदूत है, ये जो कृति है कालिदास की, किसकी है? तो कालिदास की है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। किसकी हो जाएगी? तो कालिदास, जरूर ध्यान रखें। रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो तुलसीदास ने की है। कई बार प्रश्न बना है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? 1922, 1917, 1919 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? 1922 में हुआ था। कब? तो 5 फरवरी 1922 में। चौरी चौरा जो है ये गोरखपुर में है। एक थाने में आग लगा दी गई थी जिससे कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो क्या हो जाएगा? चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? 1922 में। कहां पर है? तो चौरी चौरा कांड जो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में है। कहां पर? तो गोरखपुर में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया? 1911, 1919, 1910 या फिर 1905? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया? तो 1911 में गाया गया था। कब? तो 1911 में गाया गया था। ध्यान रखिए, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली, पूर्वांचल, अन्नामलाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, अरावली हो जाएगा। क्या? तो अरावली इसका राइट आंसर है। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली की है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है? मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, मंगल और शुक्र, शुक्र और शनि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मंगल और शुक्र है। पृथ्वी के दोनों तरफ जो ग्रह है ये मंगल और शुक्र है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहां से है? तिब्बत, पाकिस्तान, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहां से है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो तिब्बत से। कहां से है? तो तिब्बत से। सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहां से है? तो तिब्बत से है, ध्यान रखिएगा। सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहां से है? तो तिब्बत से है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम? तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्या? तो दक्षिण पश्चिम इसका सही उत्तर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 52 है, जवादी पहाड़ी किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो जवादी पहाड़ी ये तमिलनाडु में है। कहां पर है? तो जवादी जो पहाड़ी है ये तमिलनाडु में है, ध्यान रखना। जवादी पहाड़ी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है, जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर बाबर? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। कौन? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो अकबर था, जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना। दोस्तों धीरे धीरे हम अंतिम जो है प्रश्न की ओर बढ़ रहे, तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? मंगल पांडे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहां से? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? तो मंगल पांडे ने। किसने? तो मंगल पांडे ने, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे? एमजी रानाडे, दादा भाई नौरोजी, वेमोस चंद्र बनर्जी, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर? तो वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे? तो इसका जो सही उत्तर है वेमोस चंद्र बनर्जी। क्या? तो वेमोस चंद्र बनर्जी हो जाएगा। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे? तो वेमोस चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करके ही जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने?
तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों आज हमने केवल 56 प्रश्न लिए थे, तो अपना स्कोर कमेंट करके बताना कितने प्रश्न सही। अगर आप डेली चाहते हैं प्रैक्टिस सेशन तो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।